हाय ऑल ऑफ यू। नाश्ता वाश्ता किया है क्या? यहाँ से किया नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैम ने तो बिल्कुल नहीं किया है। से हाय, होप यू आर डूइंग वेल। यहाँ से आवाज नहीं आ रही है। से गुड मॉर्निंग। या दैट्स द परफेक्ट शॉट। सो हाय, आई एम नरेंद्र। आप सबके बीच में आज हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड बहुत सारी चीज़ें करनी है, लाइफ को चेंज करना है। कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें, पर्सपेक्टिव चेंज हुआ लाइफ का कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए। एंड थैंक्स टू कोविड वो आया और उसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा भूचाल मचाया है। एंड नाउ एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक और सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि रेग्रेट। हम सभी रेग्रेट करते हैं अपनी लाइफ में, बट बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट गाय आपको कभी रेग्रेट नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। 2011 में मैंने एक गवर्नमेंट जॉब फाइट की, पहली बार ट्राई किया, पहली बार सेलेक्ट हुआ, जीडी डिस्कशन में पास हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने उसे जॉब को मैंने मतलब बिल्कुल छोड़ दी, मैंने किया ही नहीं। और उसके बाद मेरे फादर को बहुत प्रॉब्लम आई मुझसे कि यार मतलब सरकारी जॉब आज के टाइम पे छोड़ देना, वो भी मैं जस्ट उस समय 2011 में, सोच लो आज से 10-11 साल पुरानी बात तो बड़ा उन्होंने कई सालों तक मतलब उनके जो मतलब नखरे हैं, टेंट्रम्स मुझे झेलने पड़े कि यार ये आर्जिंग वार्जिंग में क्या रखा है, राइटिंग वाइटिंग में क्या रखा है। फिर भी मैंने रेग्रेट नहीं किया। देन द डे 2017 ईयर, आई थिंक इट्स 18 Feb, मेरी पहली नॉवल मार्केट में आती है और वो मुझे बेस्ट सेलर बनाती है। तब जाके मुझे सुकून मिला कि हाँ यार अगर मैंने वहाँ किया होता तो शायद यहाँ नहीं आया होता। एंड इसके अलावा फिर कोविड आया, घर वालों का प्रेशर हुआ, यार सरकारी जॉब तो चाहिए यार। हम सबकी मतलब कहीं ना कहीं मेंटालिटी होती है। तो मैंने कहा ठीक है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया, 6 महीने के लिए तैयारी करी, IPS की तैयारी करके देखते हैं। बट फिर लगा यार ये यार इट्स नॉट, मतलब मेरी तो यार डील नहीं लग रही यार, ये तो नहीं कर पाऊंगा मैं। तो उसके बाद मैंने फिर वो भी ड्रॉप किया। बट मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो आपको कोई चीज़ लाइफ में रोक नहीं सकती। जस्ट डू योर बेस्ट एंड रेस्ट लीव टू दी गॉड। आप अगर मानते हैं किसी को तो जस्ट गो विद द फ्लो, जैसा आ रहा है जैसा चल रहा है चलने दो। और आई थिंक आप एट द एंड, एक फिल्म कहती है हमें कि बीइंग एन एक्टर, मैं बताता हूँ कि एक फिल्म कहती है कि फिल्म हमेशा हैप्पी एंडिंग में ख़त्म होती है। अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है ना तो वो फिल्म अभी अधूरी सी है। होपफुली आप सबकी लाइफ में हैप्पी एंडिंग आए। तो ये मैं कामना करता हूँ ऊपर वाले से कि ज़िंदगी सच में बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे हैं और बहुत पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिल रही है। सर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं पीछे से, सबसे लास्ट बेंच स्पैक वाले। आपको रेग्रेट कभी नहीं करने का है ज़िंदगी में। जो चीज़ें होती है ना, आप कहावत सुनी होगी आपने कि हमारे मॉम डैड अक्सर हमें कहा करते हैं कि कुछ चीज़ें हमेशा अच्छे के लिए होती हैं। डेफिनेटली इस कहावत को आप मानिए और इट विल चेंज योर लाइफ, इट विल चेंज योर एनवायरनमेंट। एंड हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी हार में भी जीत निकाल लेते हैं। फॉर मी हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, या तो जीत मिलेगी या तो सीख मिलेगी। और ये हर एस्पेक्ट में है, चाहे आपके लव में हो, ठीक है, या फिर आपके करियर में हो, या आप अपनी जॉब में हो, कुछ ना कुछ हर दिन हमें सीखने को मिलता है। और आई थिंक इट्स द बेस्ट, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप अपनी लाइफ में आप वो सीख पा रहे हैं। जब मैं आर्जिंग करने आया था तो मैंने कोर्स नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि 2.5-3 लाख रुपए नहीं खर्च करूंगा मैं। टैलेंट अगर मेरे अंदर इनबॉर्न है तो नहीं करूंगा खर्च में। धक्के खाए, काफ़ी सारी जगह इंटर्नशिप नहीं मिलती थी मुझे। लेकिन धीरे धीरे जब 2010 में मैंने रेडियो में डेब्यू किया, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को डेवलप किया, कहाँ कमी है क्या सारी चीज़ें। फिर लगा यार कि वॉइस ओवर्स पे काम करना चाहिए, फिर लगा कि अपनी वॉइस पे और बेस बनाना चाहिए, उस पर काम किया। फिर लगा कि मिमिक्री करनी चाहिए, फिर लगा कि क्योंकि फादर लिखते थे तो फिर लगा कि यार शायरी करनी चाहिए। तो स्टार्ट किया उसके बाद और लाइफ बस चल रही है। अच्छा, मैं यहाँ पर आया हूँ तो अपनी एक नज़्म आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो मैंने 2018 में लिखी थी। और जब मैं काफ़ी डिप्रेस होता हूँ अपनी लाइफ से, हर कोई होता है, तो वो कुछ पढ़ लेता है, कुछ लिख लेता है। शाहरुख खान हमेशा कहते हैं कि यार जो आपकी लाइफ का बहुत ख़राब टाइम होता है, वो कहीं ना कहीं अगर आप क्रिएटिव हैं तो वो आपको लाइफ में ज़रूर आगे ले जाता है। तो इस फंडे के साथ, सॉरी मैं याद नहीं कर पाता, हर राइटर के साथ इशू होता है। ये आप सभी के लिए कि नया हूं मैं पर नया मत समझना मुझे, नया हूं मैं पर नया मत समझना मुझे, वक्त का मारा हूं मैं पर हारा मत समझना मुझे। वक्त का मारा हूं मैं पर हारा मत समझना मुझे, खुशियां थोड़ी दूर है मुझसे,
खुशियाँ थोड़ी दूर है मुझसे पर गमगीन मत समझना मुझे। सफलता मिलने पर गुरूर नहीं होगा मुझे, सफलता मिलने पर गुरूर नहीं होगा मुझे, क्योंकि मुसलसल हार की फेरिस्त पर नाज है मुझे। आसमान की ऊंचाइयों को छूना है मुझे, आसमान की ऊंचाइयों को छूना है मुझे, जमीन पर खड़ा हूं मैं, अब इससे नीचे गिरना नहीं मुझे। जिंदगी तुझसे क्या मांगू मैं, जिंदगी तुझसे क्या मांगू मैं, तेरा एहसान है मुझ पर। खुशियों की तलाश में निकल पड़ा हूं मैं, गमों की धूप पर नाज है मुझे, गमों की धूप पर नाज है मुझे। चलते चलते थक गया हूं मैं, पर हार कर जीतने का आगाज हूं मैं। तुम जो दूर हो तो क्या हुआ, तुम जो दूर हुआ तो क्या हुआ, तेरी परछाई के साथ जीने की आदत है मुझे। आसमान को दूर तक देखना है मुझे, आसमान को दूर तक देखना है मुझे, शून्य से शिखर तक जाना है मुझे। मुसलसल अनजान मंजर पर चलकर थक गया हूं मैं, लेकिन कैफियत के पलों को मुकम्मल करना है मुझे। भागती दौड़ती जिंदगी में अकेला पड़ गया हूं, भागती दौड़ती जिंदगी में अकेला पड़ गया हूं, एक रहनुमा की तलाश है मुझे। ऐ जिंदगी तुझसे क्या मांगू, तेरा एहसान है मुझ पर। नया हूं मैं पर नया मत समझना मुझे, वक्त का हारा हूं मैं, वक्त का मारा हूं मैं पर हारा मत समझना मुझे। खुशियां थोड़ी सी दूर है मुझसे पर गमगीन मत समझना मुझे, नया हूं मैं पर नया मत समझना मुझे। सो आपके किसी के कोई सवाल, कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। ये पूछ लेता हूँ सर। बहुत बहुत बढ़िया शायरी सर। विद दैट इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या क्या पूछूं, और कुछ चीज़ें भूल भी गया मैं जो लिख के आया था। तो एक इनकी पुस्तक है, बुक है, लव बिहाइंड द रेडियो। राइट। He is one of the best seller in, authors in 2017. one of the best selling books found there. तो कुछ चीज़ें उसके बारे में जानना चाहेंगे सर कि उस बुक के बारे में क्या है, हिंदी अनुवाद क्या है उस बुक का, कि रेडियो के पीछे का प्यार क्या है। Exactly. अच्छा, ओके। सो ये कहानी बिल्कुल मेरी नहीं है, इट्स जस्ट अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, तो प्लीज़ मुझे इमेजिन मत करना। तो ये एक फ़ैन की कहानी होती है, उसे एक आरजे से प्यार होता है, और वो प्यार फिर परवान चढ़ता है, और वो कैसे स्ट्रगल्स होते हैं यंगस्टर के। जब पहली बार उसे प्यार होता है, एक्साइटमेंट होती है, चारों तरफ उसे लगता है कि यार बस वो घोड़े पे सवार है, हर किसी में उसे मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखने लग जाता है, उसे प्यार हो जाता है, तो लगता है यार सारी चीज़ें बदल गई, मतलब यार अपने आप को निहारना और ये करना वो करना। तो प्यार बहुत कहते हैं ना कि बहुत प्यारी तरीके से उसे मैंने शब्दों को पिरोया। ऑल ऑफ सडन मेरी सिस्टर एक्सपायर हो गई, मैंने नॉवल लिखना शुरू किया इन 2016 25 Feb। तो सिस्टर एक्सपायर हुई, तो फिर बहुत हिम्मत मिली मुझे इसकी मेमोरीज से, तो वो मैंने उसे डेडिकेट करी। और 18 Feb 2017 को मेरी नॉवल आई लव बिहाइंड द रेडियो। इसमें मैंने एट द एंड बस ये स्टोरी दिखाई है कि प्यार ज़रूरी नहीं कि मुकम्मल हो, लेकिन प्यार आपका पूरा हो ना हो, लेकिन प्यार हमेशा रहता है। और अभी उसका सीक्वल पे मैं काम कर रहा हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली जैन या फेब में उसका सीक्वल आ जाएगा, लव बिहाइंड द रेडियो पार्ट 2। तो इट्स जस्ट अ स्टोरी ऑफ अ डिवोर्सी कि किस तरीके से समाज उसे देखता है। वहाँ से मैंने पुरानी स्टोरी को उठाया, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बदल जाती है, लेकिन हमारी सोच हमेशा, मानसिकता बहुत छोटी रहती है। मैं जब पार्ट 2 लिख रहा था, तो मेरे पुराने पब्लिशर ने बोला सर ये स्टोरी चलेगी क्या। मैंने कहा यार चलिए ना चलिए, मेरे को मतलब नहीं है यार, कहीं से कहीं ना मैंने इंस्पायर्ड हूँ मैं किसी से, और मेरे को इसे लिखना है। तो मोस्ट प्रोबेबली उस पर काम चल रहा है, और 17 के बाद मुझे 6 साल लग गए स्टोरी को प्लान करने में, क्योंकि ग्रेजुअली चीज़ें होती हैं, एकदम से आप नहीं कर पाते, बहुत कुछ नहीं कर पाते। और 6 सालों में मैंने 12 से 13 स्टोरीज़ लिखी, जो मैं फाड़ता था, लिखता था कि मुझे पसंद ही नहीं आ रही है खुद से। फिर फाइनली आइडिया आया कि यार जो पुरानी बुक लिखी है उसमें सीक्वल को आगे ले जाते। प्रोटैगनिस्ट जो थे उसमें बिंदिया थी, तो मैंने कहा इसी को आगे ले जाते, स्टोरी को थोड़ा सा कॉन्कॉक्टेड चीज़ें प्लान करी। फिर किसी से इंस्पायर हुआ मैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। और थैंक्स टू कोविड कि कोविड में उसे लिख पाया। बट बस मोस्ट प्रोबेबली और इंतज़ार है कि अब कब तक वो आप सबके हाथों में आती है। ठीक है, थैंक यू, वेरी नाइस। मतलब ये थॉट प्रोसेस, स्टोरी राइटिंग, बुक्स राइटिंग इज़ अ वेरी ग्रेट टैलेंट टू बी विद। नाउ इसी के तहत मेरा क्वेश्चन है कि आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं सर, मतलब आरजेइंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, सोशल वर्क करते हैं। हाँ, आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अपने आप को? हाउ डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ? व्हाट आर यू? इफ समवन आस्क यू व्हाट इज नरेंद्र, देन व्हाट इज द आंसर? सो वेरी सिंपल, नरेंद्र एक बहुत छोटा सा इंसान है
जो ऊपर वाले की रहमत से बना है और उसके मॉम डैड की बहुत ब्लेसिंग्स है। एंड मैंने कोविड के बाद से एक चीज़ सीखी है कि मतलब आपको सिर्फ जो हवा के डायरेक्शन होता है उसे मापना होता है और उस तरफ से बस आपको चलना होता है। हवा के साथ आप चलेंगे तो आप कभी गिरेंगे नहीं। और मेरे लिए खुद की लिखी हुई एक लाइन है कि भाई ज़मीन पे खड़ा हूँ मैं, अब इससे नीचे नहीं जाना ना मुझे। ज़मीन के नीचे कोई जा पाता है कि आप मुझे बताओ? ज़मीन पर आप हैं तो बस अब सीधा आगे ही जाना है। तो ये फंडा है। और थोड़ा सा क्या होता है कि मैं बड़ा मतलब कहते हैं ना कि बड़ा मूडी टाइप का इंसान हूँ। अगर आज मुझे ये काम करना है तो मुझे करना है। अगर आज मुझे गाना लिखना है रात को बैठ के, तो फिर मैं सारे काम छोड़ के लिख दूंगा, मुझे लिखना है। आज अगर मुझे किसी कॉमेडी शो में जाना है, मुझे कॉमेडी करनी है, तो मैं वो करूँगा। तो ये थॉट्स प्रोसेस आए। एंड मतलब आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतनी सारी क्वालिटीज़ उन्होंने दी, क्योंकि मेरे फादर के चाचा लिखा करते थे, बहुत अच्छे पोएट थे। मेरे फादर लिखा करते थे और मेरी सिस्टर जो अब नहीं रही वो लिखा करती थी। तो तीसरी पीढ़ी हमारी लिख रही है और अब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि मैं अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करूँ और आगे लेकर जाऊँ। तो बस उसी में लगे हुए, होपफुली कि चीज़ें बेटर हों। थैंक यू सर, थैंक यू। सोशल वर्क के बारे में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका रुचि सोशल वर्क की तरफ भी बहुत है। आपने पैंडेमिक में काफ़ी हेल्प किया, तो यूनिसेफ की तरफ से आपको अवार्ड मिला। प्लस आपने इलेक्टोरल सिस्टम को सुधारने के लिए, बेटर एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए हम लोग ने बात की। तो ये रुचि कैसे आई और ये क्या था, इसके पीछे थॉट क्या था सर? एक्चुअली क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब हमारे इंडिया में मतलब एजुकेशन बहुत पीछे है। और स्पेशली अगर हम छत्तीसगढ़िया लोगों की बात करें तो मतलब बीइंग अ छत्तीसगढ़िया, मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन बहुत दूर दूर तक नहीं है। जॉब की बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है। और एजुकेशन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान को आप अच्छी एजुकेशन देंगे तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब उसे मिले ना मिले, लेकिन एक अच्छा इंसान ज़रूर बनेगा। वो सारी चीज़ें बहुत बेटर वे में कर सकता है। तो एजुकेशन, अब चूँकि मैं देखता हूँ कि लोग स्पेशली अगर बच्चे हैं वो सिग्नल पर आते हैं, 10 रुपये मांगते हैं, मैं उन्हें 10 रुपये दूंगा तो कल फिर वो मुझे वहीं दिखाई देगा। तो बेसिकली हमने सोचा कि कुछ अच्छा करते हैं इनके लिए। तो 2 चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पर। हम लोगों ने 3 ऑर्फनेज को हम लोगों ने गोद लेकर रखा है, मेरी पूरी टीम ने, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो हम हर फेस्टिवल उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी फ़ोटोज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल आदत नहीं है। अपने पत्रकारिता लैंग्वेज में कहते हैं कि छपास रोगी बिल्कुल नहीं हूँ मैं। मुझे कहीं पे छपने का, दिखने का बिल्कुल शौक नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो वो ऊपर वाला देखता है। एंड इसके अलावा हम लोग अभी गाय को लेकर काफ़ी सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब हो सकता है थोड़ा सा प्रिमिटिव मैं लगूँ इस थॉट में, लेकिन आप हमारे शहरों में देखेंगे कि गाय की क्या दुर्दशा हो गई है, आप कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं वो लोग। तो हमारा एक NGO है जिसके साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। उनकी कहीं तबीयत ख़राब होती है, रात को 12 बजे हमारे पास कॉल आता है, 1 बजे कॉल आता है, कहीं एक्सीडेंट होता है तो हम उसे लाइंड अप करते हैं, जाते हैं, चीज़ें करते हैं। अगर मैं बिज़ी हूँ तो हमारी टीम में से कोई ना कोई है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और सोशल वर्क का क्या होता है कि यार भगवान ने आपको कैपेबल बनाया है, यू आर जस्ट अ जरिया, हम एक निमित्त मात्र हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर आज किसी को कोई गुमान है कि भाई वो फलाना ढिमकाना है, XYZ है, तो वो सब चीज़ें ना खोखली हैं। मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आपके हाथ में ये मोमेंट है, अगर भगवान ने आपको किसी का जरिया बनाया तो जाकर आप उसकी हेल्प करें। और होपफुली जो दुआएं होती है ना वो हमेशा काम आती हैं। और काम अगर आपने कर लिया और ढिंडोरा पीट दिया तो शायद मेरे को नहीं लगता कि वो वहाँ तक पहुँचेगा। आप जाओ, लोगों की हेल्प करो। मेरा कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं होता कि मैं उनके साथ सेलिब्रेट नहीं करता। हमारी जो टीम है जो हमारा सोशल मीडिया हैंडल करते, बोलते कि यार आप लोग आप फोटोज़ डाला करो, आप कहीं नहीं डालते। मैंने कहा नहीं यार, ये चीज़ें नहीं। अब आज के ज़माने में आप देखते हैं कोई नेता जाता है, केला दे रहा होता है किसी ज़रूरतमंद को, तो फोटो क्लिक कर देगा कि आज फलाना ढिमकाना मैंने ड्राइव करी और इतने लोगों से मिला। तो वो उसको उसकी पब्लिसिटी चाहिए अगले इलेक्शन के लिए। मुझे नहीं चाहिए पब्लिसिटी, मुझे बेसिकली काम करना है, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सिग्नल पे जो बच्चा भीख मांग रहा है, अगर उसके पास अच्छी एजुकेशन होगी तो शायद वो भीख नहीं मांगेगा। भले ही वो 20,000 की जॉब करे ना करे, 10,000 की जॉब करेगा, लेकिन वो अपने दिमाग को पूरी तरीके से खोल पाएगा और वो ज़िंदगी को एक नई दशा और दिशा दे पाएगा। मेरा ये मानना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी थोड़ा मूड को लाइटन अप करते हैं। तो आप एक्टर भी हैं। हाँ जी। और आई एम श्योर स्टील मिट में और बाकी लोग आर वेरी मच बिग मूवी बफ्स राइट हियर। तो सबको फिल्में देखना बहुत पसंद है, एक्टिंग भी करना पसंद है, लेकिन कर नहीं पाते अच्छी। थोड़ा बहुत टिकटॉक पे ट्राई करते हैं। टिकटॉक बैन हो चुका है। हाँ, तो रील्स पे, इंस्टाग्राम रील्स पे, करेक्ट। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है मेरा कि आपका कौन सा फेवरेट एक्टर है? बहुत ही लेमैन क्वेश्चन है, बट आपका फेवरेट एक्टर कौन सी है? फेवरेट मूवी क्या है? कॉमेडी जॉनर पसंद करते हैं कि कैसे टाइप की पिक्चरें पसंद करते हैं?
फेवरेट एक्टर आयुष्मान खुराना है, मैं सर को भी बता ही रहा था क्योंकि वर्सेटाइल हैं वो और बहुत सारी चीज़ सीखी है, पर्सनली बहुत गाइड किया उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ऑल दो अभी मैं बहुत सारी फिल्में नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि चीज़ें अपने टाइम से होती है, तो व्यर्थ में स्ट्रेस लेकर कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। तो आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव एंड एक्ट्रेस की अगर बात करें तो कृति खरबंदा, बाकी समन स्पेशल को ढूंढ रहा हूँ, तो बाकी तो नहीं, ये बहुत लास्ट वाली लाइन बहुत अच्छी लगी सर, आई थिंक सबको अच्छी लगी होगी क्योंकि सब अपनी लास्ट वाली को ढूंढ, आखिरी वाली को ढूंढ रहे हैं और आखिरी वाले को। तो कंटिन्यू करते हुए किस टाइप की मूवीज, जॉनर कौन से पसंद है सर? सीरियस देखते हैं, कॉमेडीज देखते हैं कि क्या मतलब? यार मेरे को लव स्टोरीज बहुत पसंद है। अच्छा। और मैंने मतलब अभी रिसेंटली मैं एक मूवी देख रहा था, आई थिंक आप लोगों ने देखी है नहीं देखी, हासिल करके एक मूवी है। हाँ। इरफान खान साहब की पहली मूवी है, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी। तिग्मांशु धूलिया ने पहली मूवी बनाई थी अपने डायरेक्शन में, तो आई थिंक 2003 या 3 में ये मूवी आई थी, जिसका गाना सुना होगा आपने कि आंखें भी होती हैं दिल की जुबां। सो इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर एक दीवाना था, गौतम वासुदेव मेनन की फिल्म थी, उस समय बहुत हिट नहीं हुई क्योंकि इंडियंस को वो कल्चर एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा। 2012 में मूवी आई थी, एमी जैक्सन और प्रतीक बब्बर था इसमें, राइट। करेक्ट। इसके अलावा एक 2018 में मूवी आई है 17 में, शादी में ज़रूर आना। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट मूवी मैंने जिसको देखा है, और एक रहना है तेरे दिल में हम सभी को बहुत पसंद है। सो इंडियन मूवीज़ में क्या होता है कि शुरुआत में हम लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, रहना है तेरे दिल में आई वॉज इन क्लास आई थिंक 3rd या 4th में रहूँगा, हमें भी समझ नहीं आई। फिर जैसे जैसे ग्रेजुअली आगे बढ़े, किसी के प्यार में फॉल होना शुरू किया, फिर समझ में आया अरे यार ये तो मेरी लाइफ चल रही है, ये मैडी नहीं है तो मैं ही हूँ। सो मूवीज़ कहते हैं ना कि हमारे मतलब हमारे लिए एक दर्पण है, एक हमारे समाज का आईना है। कुछ मूवीज़ बहुत अच्छी होती हैं, और अभी जिस वेब सीरीज़ में मैंने काम किया तो मैंने पहले बोला था भाई प्रोफेनिटी तो मैं यूज़ करूँगा नहीं, क्योंकि यार कुछ चीज़ें मेरी हैं। तो मेरे जो शॉर्ट्स थे, मेरी जो मतलब सीन्स थे वो बहुत कम किए उन्होंने इस वजह से। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे 35-36 सीन्स को मैं लेकर आया हूँ 8 से 10 सीन्स में। तो उन्होंने बोला कि हम किसी और को करते हैं इसकी जगह। मैंने कहा मैं गाली दे ही नहीं सकता स्क्रीन पे यार, मैंने कहा मुझे पसंद ही नहीं है, तो इसलिए मेरे सीन्स काफ़ी कम हुए। लेकिन हाँ इम्पैक्टफुल रोल है, आप सब जब देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। इसके अलावा कुछ छत्तीसगढ़ी एल्बम्स मैंने किए, अभी हिंदी एल्बम मैंने खुद गाना लिखा है होली का, तो उस पर तैयारी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, बस कोशिश है कि सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ बांटे, बिकॉज आज की लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है। मुझे नहीं पता इतने मुस्कुराते हुए चेहरों के बीच में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, पक्का आपके जहन में तो चल ही रहा होगा पीछे से। ये साइड चलाना बहुत जरूरी है। आज बीबी को क्या देना है, घर पे आज किसका बर्थडे है, इंडिया हार गई, शाम को कौन सा पैक मारना है, सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो हमारा जो माइंड है ना वो मतलब इतना कैलकुलेटिव हो गया है ना, और ज़रूरी भी है बहुत हद तक। लेकिन बीइंग एन आरजे, बीइंग एन एंटरटेनर, आपको लगता है कि यार आप लोगों में सिर्फ खुशियाँ बांटो। हमारे पास कॉल्स आते हैं, हम उन्हें नहीं जानते, वो हमसे आधा घंटे बात कर लेंगे। रेडियो पे जब कॉल्स आते हैं कि हाँ मैं अपनी प्रॉब्लम में जूझ रहा हूँ, उसे ही पता है कि मैं एकदम से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन वो बहुत एम्प्टी हो चुका है अपने आप से, तो उसे कोई समन स्पेशल चाहिए जो उसको मतलब पैम्पर करे उस टाइम पे। तो ये सेवाएं भी चल रही है हमारी। थैंक यू। ठीक है सर, लव स्टोरीज आपको पसंद है, और शाहरुख खान बहुत पसंद है यार, लेकिन आपने नाम नहीं लिया नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी से एक जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, उसके बाद अपन ऑडियंस के लिए क्वेश्चन डन ओपन करेंगे। सक्सेस बहुत पर्सपेक्टिव इन नेचर है, समझ नहीं आता कि कब आ रही है, और किसी किसी को कभी नहीं मिलती है जबकि वो बहुत कुछ अचीव कर लेता है। आपने इतनी सारी चीज़ें की हैं, इस वजह से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि आदमी कंटेंट कब होता है अपनी, व्हेन ही बिकम्स सैटिस्फाइड विद हिमसेल्फ, एंड दैट इज़ माय क्वेश्चन बेसिकली, होप यू अंडरस्टैंड। शॉर्ट में बोलूँ तो इंसान कभी कॉन्टेंटेड फील कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता है कि आज अगर उसके पास BMW है तो कल उसे फरारी चाहिए, फरारी आ जाएगी तो उसे बाकी गाड़ियाँ चाहिए। इंसान कभी कॉन्टेंटेड फील ही नहीं कर सकता। और बिकॉज ऑफ अगर करियर की बात करें तो आज अगर आपकी सैलरी सपोज दैट 1 लाख रुपए है, तो कल के दिन आपको लगेगा नहीं यार 2 लाख रुपए चाहिए। तो कॉन्टेंटेड तो आप कभी फील नहीं कर सकते, बहुत ज़रूरी है। सक्सेस की ना मेरे हिसाब से हर पल पे ना डेफिनेशन चेंज होती है। जब मैं स्कूल डेज में क्रिकेट खेला करता था तो तब मुझे क्रिकेटर बनना होता था कि यार मुझे क्रिकेट करना है, मुझे कमेंट्री करनी है। फिर लाइफ में ऑल ऑफ सडन बहुत सारे चेंजेस आए,
तो लिखना शुरू किया। फिर 2010 में मैं रेडियो में आया, तो फिर लगता था कि रेडियो जॉकी बन जाऊंगा तो करियर सेट है, सक्सेस है। फिर कॉर्पोरेट की आपाधापी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स के बाद ना होने के बाद भी आप पॉलिटिकल चीज़ों में फंसते हैं। ये जो कॉर्पोरेट में चीज़ें चलती रहती हैं, सब तारुफ रखते होंगे कहीं इन सब चीज़ों से। तो वहाँ से चीज़ें सीखे। फिर लगता था कि यार चलो यार, अब बुक लिख दी, अब करियर सेट हो जाएगा, कि बुक लिख दी है, पैसे आ रहे हैं, रॉयल्टी के, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। फिर बोला नहीं यार, अब थोड़ा सा क्रिकेट वापस से खेलते हैं। फिर खेलना शुरू किया। फिर उसके बाद लगा यार अब ऐसा है कि यार अब तो 2-3 एल्बम भी कर लिए, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सक्सेस। लेकिन नहीं, फिर एट द एंड आके नहीं यार, अभी तो थोड़ा बदलाव लेकर आना है। तो सक्सेस की डेफिनेशन कभी ख़त्म होती नहीं। और मेरे को भी ये मानना है कि सक्सेस आपकी एक भूख होती है जो आपको ज़िंदा रखती है। अगर आप सक्सेस के प्रति नहीं भागेंगे, हाँ समटाइम्स मैं आज से अगर 10 साल पहले की बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था कि मतलब मेरी फैमिली के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता था, मेरे को हर चीज़ें करनी होती थी। मैं फैमिली मतलब मेरी नीज़ पैदा हुई, मैंने 3 महीने तक उसे देखा नहीं था अपने टूर्स और इन सब की वजह से। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ समझ में आई कि आपके आसपास आप 100 लोगों को जानते हैं, जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आएगी, कोई मुश्किल आएगी, तो उनमें से सिर्फ 3 लोग खड़े होंगे, और वो 3 लोग आपकी लाइफ है। और वो 3 लोग कौन है? आपके पेरेंट्स, आपका समन स्पेशल। तो ये चीज़ें लाइफ से अभी सीखी है कोविड के बाद से। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई है कि भाई मतलब आप जब आप कहते हैं ना उगता हुआ सूरज होता है तो दुनिया उसे सलाम करती है, सब उसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन वही सूरज जब शाम को डूबता है तो लोग चंद्रमा की तारीफ़ करते हैं। और ये हमारी तासीर है, ये इंसान की एक तासीर है कि उसे कभी भी वो किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकता। फॉर मी सक्सेस एक ऑर्फन, मैं कहूँगा कि सक्सेस एक कहते हैं कि एक ऑर्फन की तरह है। आज आपने उसे गोद लिया और कल कोई और उसे गोद ले लेगा। जैसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर बात करें तो आज अभी कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आई, हो सकता है आगे फिर और कोई पार्टी आ जाए। तो इस तरीके से सक्सेस की भूख कभी ख़त्म नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। नहीं, थैंक यू सर, बहुत अच्छा आंसर था। इसी से आपके आंसर से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आपने कुछ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के बारे में आपने बोला, बट स्लीव उनमें कोई गॉसिप नहीं करता है। तो आई एम श्योर बहुत ही स्मूथ, वी आर लाइक वाटर। तो वी आई वहाँ से आवाज़ आ रही है। वो हंस रही है, तो अगर कुछ ओपिनियन है तो बता दीजिए। अंजलि जी ओपिनियन है, अन्विता आपका कुछ? यस, वी आर लाइक, सॉरी, वी आर लाइक वाटर। ओके, सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मेरा इससे जुड़ा था कि आप मिमिक्री करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो कुछ कर दीजिए, कुछ भी, आपकी मर्जी। जो 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 एक्टर आपको अच्छा लगता हो, बस नाना पाटेकर मत करिएगा क्योंकि मच्छर नहीं है इधर। ठीक है, लीजिए सर। वो बीते ज़माने के एक्टर हो गए वैसे भी यार। हाँ। तो आर माधवन की मिमिक्री आप लोगों ने बहुत ही कम सुनी होगी, शायद ही कोई होगा। आई एम द ब्लेस्ड वन कि मैं आर माधवन की मिमिक्री करता हूँ। तो तनु वेट्स मनु रिटर्न का एक सीन चल रहा होता है जिसमें वो इल्ज़ाम लगा रही होती है कि ये अदरक की तरह फैल गया और ये इसमें अब रोमांस नहीं है, सारी चीज़ें नहीं। तो आर माधवन का एक टेक आएगा कि हाँ, और शादी से पहले तो मतलब मैंने ऋतिक रोशन था ना, तुम्हें एंटरटेन करूँ। अरे कहाँ से रस लेकर आऊँ यार, ये औरत पब में जाके फ्लर्ट करती है, लोगों ने आने जाना बंद कर दिया हमारे घर। इट्स लाइक दैट। सनी पाजी अभी लाइमलाइट में है वापस से, और बचपन हम सभी का बीता है, स्पेशली अगर कोई 90s का है। कौन कौन है यहाँ पे 90s का? तो यहाँ से कोई उम्र नहीं बतानी है सर। मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ लेकिन 90s का एक दौर था 95-96 में जब सनी पाजी स्टार हुआ करते थे। फिर एक करियर में डिप आया उनका, फिर अभी गदर 2 आई। तो सनी पाजी हमेशा हर घर के मतलब पसंदीदा एक्टर होते हैं। मेरे फादर को भी बहुत पसंद था, तो बचपन से मिमिक्री करना शुरू की। तो बाबूजी बॉबी की बहुत सारी गर्लफ्रेंड बन गई हैं, मेरी कोई भी नहीं है। बाबूजी बॉबी वापस से अपने पीक पर पहुंच गया, मैं आज भी अकेला हूँ। चड्डा, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा जुल्फे छिटकाना भूल जाएगा। एंड शाहिद कपूर हम सभी को बहुत पसंद है। और मैंने कसम से जब मैंने जब वी मेट पहली बार देखी तभी डिसाइड किया था कि इनकी मिमिक्री मैं करूँगा। तो जब वी मेट का एक सीन है, ऑल तो मैं डायलॉग्स लिखते याद रख नहीं पाता। तो जब वी मेट का एक सीन है कि अरे यार तुम हो मेरा प्रॉब्लम यार, बोलती जा रही हो अरे मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार। अरे यार आई डोंट केयर यार। अरे गीत यार तुम चलो ना यार। अरे बंद करो मनोहर कहानियों की फिलोसफी और चलो मेरे साथ। हाय दिस इज शाहिद कपूर और मैं आ रहा हूँ ना कल आपके साथ में। और बाकी बहुत लंबी फेरिस्त है, रात हो जाएगी। अगर कोई पर्सनल डिमांड है किसी की तो बता दो, अगर मैं कर पाऊँ।
और कोई अगली बार पक्का सीख के आऊंगा राजपाल यादव की। बच्चन साहब की कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल सर। सुमित सर मेरे साथ हॉट सीट पर बैठे हैं। अब थोड़ा डायलॉग लेकर आते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। आज हमारे साथ सुमित अग्रवाल सर बैठे हैं। मुझे बताइए आप मुस्कुराते हुए क्या गम छुपा रहे हैं? सो इट्स ऑल लाइक दैट। सुनील शेट्टी से लेकर आमिर खान तक, शाहरुख खान तक सारी चीज़ें करते हैं और यही चीज़ें इंसान को बहुत अलग बनाती है। एंड इवन मतलब कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनके आपने कहीं सुनी नहीं होगी, जैसे आर माधवन, शाहिद कपूर, फरदीन खान। मैंने नो एंट्री मूवी देखी और फरदीन खान की मिमिक्री करने लग गया। मुझे भी नहीं पता कि कैसी चीज़ें आ गई। और मैंने बहुत पहले एक बिग एफएम ने कराया था सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा फेस्ट, तो मैं टॉप 5 में आया था मिमिक्री आर्टिस्ट में। ऑल दो मैं उसमें विनर नहीं बन पाया, लेकिन वहाँ से बहुत सारी चीज़ें डेवलप करी। अब लास्ट क्लोज करता हूँ सुनील शेट्टी पे। बाओ भैया इस वक्त की बातों में मत आना, ये कभी भी किसी को धोखा दे सकता है। तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता। तुम सिर्फ मेरी हो अंजलि। प्लीज अंजलि जी आपका कुछ इसमें ठीक है। थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया। गाने वाले भी गा लेते हैं सर? गाने गा लेता हूँ लेकिन बिल्कुल नहीं गाऊंगा आज। बिल्कुल गाती सर, हमारी एक सबकी ख्वाहिश थी। अच्छा, आप राजकुमार का क्या बोला था आपने? राजपाल यादव, राइट? हाँ। मैं राजकुमार राव की मिमिक्री कर देता हूँ आपके लिए। कॉम्पनसेट चलेगा इतना? लाइए। तो शादी में ज़रूर आना, हम सभी ने देखी है। और एक मूवी थी बरेली की बर्फी, जो वन ऑफ द बेस्ट राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना की काफ़ी बेहतरीन मूवी थी। तो उसका एक डायलॉग होता है कि हाँ, तो जब वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं राजकुमार राव को कि गुंडा कैसे बनना है, क्या बनना है, तो राजकुमार राव से फिर आयुष्मान खुराना पूछते, तो वो बेसिकली बोलते हैं क्या ना भैया, रंगबाज लोग ना दिखते नहीं है, अब ना हमें ना आपसे ना मोहब्बत हो गई है, हम ना क्या हम आपके कप में एक कप काफ़ी पी सकते हैं? आप ना पिंक में ना बहुत अच्छी लगती हैं, एकदम जूही चावला। थैंक यू सर। अब ऑडियंस के लिए ओपन करते हैं माइक, तो ठीक है। सर की एक खासियत है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, मैं भी इनके बायोग्राफी देख रहा था, ये इंस्टेंट वर्ड से शायरी बनाते हैं। तो मतलब आप कोई भी आदमी कुछ भी वर्ड दे दे, ही इज दैट क्रिएटिव, ही विल मेक इट इन अ शायरी फॉर्म। तो नाउ आई एम हैंडिंग ओवर टू प्लीज आस्क सर। तो स्टीलमेंट वालों को थोड़ा अभी टफ वर्ड्स दीजिए। लव तो बहुत इजी हो गया, बट अच्छा है। मैम माइट भी लव में होंगी, इसलिए उन्होंने लव दिया मुझे। लेकिन यहाँ से एक डिमांड आई है जादूगर। जादूगर, ओके। कहाँ से डिमांड आई है, किसने करी है डिमांड? जादूगर। तो जादूगर काफ़ी पसंद होते हैं क्या आपको? तो फिर कौन सा फेवरेट आपका मैजिशियन है, नाम बताओ। मोदी जी। क्या बोला आपने? वो तो ऑडियंस पोल से निकल कर आया। ठीक है। कुछ लोग मुझे कहते हैं बाजीगर, कुछ लोग मुझे कहते हैं बाजीगर, कहते हैं कि दिलों को जीतने की कला है मुझ में। कुछ लोग मुझे कहते हैं बाजीगर, कहते हैं कि दिलों को जीतने की कला है मुझ में। लेकिन मैं तो बस यूं चल रहा हूँ, लेकिन मैं तो बस यूं चल रहा हूँ। और ये जादू है उस हसीना की आंखों का, ये जादू है उस हसीना की आंखों का, जिसके कहने पर मैं बन बैठा हूँ जादूगर। हाँ, Please. कोई उधर से सवाल वो साउथ अफ्रीका वाले भी बोल सकते हैं। कुछ तो उन्होंने बोला है, बट माइक दो। डेटा बताइए, ये शब्द तो चाह रहा था। डेटा डेटा यार, ये तो भाई नतमस्तक हो रहा हूँ आपके आगे में। पास कर दो यार इसे, यार डेटा वेटा पे नहीं। किसके किसके? हैप्पी खुशियाँ। अच्छा, आप लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? सैलरी जब आती है और एक मैसेज आता है महीने के आखिरी में, जब हमारी लाइफ जगजीत सिंह की तरह जो होती है ना, वो मिक्का बन जाती है, हॉट एंड हैपनिंग। 5 मिनटों में हॉट एंड हैपनिंग हो जाती है। योर सैलरी हैज़ बीन क्रेडिटेड, इतना अमाउंट है। फिर आप HR है ना, वो एक दिन में खत्म भी हो जाता है। हाँ खत्म तो होती है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग आपका माथा खाने आ जाते होंगे, मेरी सैलरी कैसे घटी ये। तो आपने क्या बोला था? खुशियाँ ना, खुशियाँ या खुशी, हम सभी चाहते हैं कि हम सभी हैप्पी रहे। तो अब थोड़े उर्दू के टफ शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो
खुशियों का मुसलसल सिलसिला यूं ही चल पड़ा है, खुशियों का मुसलसल सिलसिला यूं ही चल पड़ा है। मैं हूं बेताब अपनी सफलता को पाने के लिए, मैं हूं बेताब अपनी सफलता को पाने के लिए, लेकिन इस मंजर पर थोड़ी सी धुंध है, मेहनत थोड़ी सी कम है, बट मुसलसल राहों में चलते चलते मिल जाएगी खुशियों को एक वजह, वो वजह कहीं यहाँ हो कहीं वहाँ हो, लेकिन उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा जिंदगी की एक तासीर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ खुशियों के धागों में पिरोकर एक जिंदगी की नई शुरुआत कर रही है। शायर कौन से पसंद है सर आपको? मेरे फादर, अच्छा, और इसके अलावा राहत इंदौरी साहब हैं। क्या बात है, एक राहत इंदौरी जी का। गाने मैं उनके बहुत पसंद करता था, मैंने पर्सनली बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी। 2014 की बात है, मैं राहत इंदौरी सर के पास जाना चाहता था, सीखना चाहता था, बट कॉर्पोरेट में इतना उलझ के रह गया, मेरे पास 1 महीना नहीं हुआ, तो फ़ोन पे उन्होंने जितनी सारी चीज़ सिखाई राहत इंदौरी साहब ने। मेरी जो बुक है लव बिहाइंड द रेडियो, उस पर उनका मतलब कह सकते हो कि आप उनका एक्सपर्ट ओपिनियन भी है, आप देखेंगे बैक साइड में लिखा हुआ राहत इंदौरी। तो इंदौरी साहब की एक बहुत अच्छी बात थी कि वो हमेशा इश्क को बहुत अच्छे से समझते थे, जज्बातों को बहुत अच्छे से समझते थे, और वहाँ से वो निकल कर आते थे। और अनफॉर्चुनेटली 2020 में राहत इंदौरी साहब की डेथ हुई, तो मैं बड़ा रिकॉल करते रह गया अपनी लाइफ को कि यार कसम से यार 1 महीने की ट्रेनिंग ले लेता ना यार, तो और अच्छा शायर हो जाता उनके पास। बट मेरे फादर अच्छा लिखते हैं, और मनोज मुंतशिर, उनसे मेरी पर्सनल मुलाकातें हैं, और मैं हमेशा जब भी कुछ लिखता हूँ तो उन्हें भेज देता हूँ कि भैया देखना है कैसा है क्या नहीं है। तो ये दोनों मेरे फेवरेट शायर हैं। बाकी सईद कादरी, आप लोगों ने नाम शायद नहीं सुना होगा अगर किसी को इंटरेस्ट है लिखने में, तो दिल झूम झूम जाए गाना जिन्होंने अभी लिखा है गदर 2 का, तो ही इज़ द ओनली लिरिसिस्ट जिन्होंने उर्दू के शब्दों को रीइंट्रोड्यूस किया बॉलीवुड में। तो वो भी उनका भी बहुत मर्डर के गाने उन्होंने लिखे हैं, कुछ गाने मर्डर के राहत इंदौरी साहब ने लिखे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सईद कादरी से भी सीखने को मिली हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि दिल झूम झूम जाए, उसमें इतने सारे नफासत, नज़ाकत, इतने सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो बेसिकली वो उर्दू की तासीर लेकर आए। बाकी पुराने दौर में साहिर लुधियानवी साहब थे, आनंद बख्शी बहुत खूब लिखा करते थे। तो और हाँ, जाकिर का नाम भूल गया ना। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर शायरीज। तो एक सीरियस सवाल पूछता हूँ सर आपसे, आपको क्या लगता है, what do you think that if there are 3 defining things in this millennium जो कि आने वाले 500 सालों में, आने वाले 200 सालों में जानी जाएंगी, that 3 things that which have changed the game, so what are those 3 things? Anything, because you are part of literature, you like literature, I'm saying, that's why I'm asking this question to you. Yes. यार वैसे मतलब अगले 40 साल में ज़िंदा रहने वाला हूँ या नहीं रहने वाला हूँ मुझे नहीं मालूम, आपने 200 सालों की बात कर दी। लेकिन 3 चीज़ों की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि इंडिया डेवलप हो जाएगा अगले 10 सालों में। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम डेवलपिंग है, आवर गवर्नमेंट इज़ रियली डूइंग नाइस। मैं किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं हूँ, पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ, बट हमारे जो लीडर हैं इस समय नरेंद्र मोदी, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट थिंग। वो बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी जो टीम काम कर रही है उनके साथ टच में हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे उनका लाइफस्टाइल रहता है, किस तरीके से वो काम करते हैं, मेमोरी कितनी शार्प है उनकी, और इसीलिए वो डिज़र्व करते हैं हमारी कंट्री में कि एक पीएम ऐसा है जिसने हमारी कंट्री की दिशा बदल दी। तो एक तो मेरा ये हो जाएगा कि हम डेवलप हो रहे हैं अगले 10 सालों में, क्योंकि 40 साल बाद मैं भी जिंदा नहीं रहने वाला यार, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज़ की अगर बात करें तो ग्लोबली अगर इम्पैक्ट करना है तो हमें यार एनवायरनमेंट को बहुत बचाना होगा, क्योंकि आज जिस तरीके से हम लोग पेपर का यूज़ करते हैं, आज तो चलो ठीक है मेल की दुनिया आ गई, लेकिन हम लोग जिस तरीके से अभी हंसदेव की बात कर रहा था मैं आपके साथ कि 15,000 ट्रीज़ हम लोग कट कर रहे हैं कोल माइंस के लिए। तो ये एक पेड़ को लगाने में इतना टाइम बीत जाता है, इतनी मतलब वो फ्लॉरिश होने में, और वो हमें उससे कुछ नहीं देना होता है, हमें बस एक बीज लगाना है बारिश में, उसके बाद वो अपने आप उग जाता है, बट हम उसे काट रहे हैं। तो इस पर हमें काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी के साथ आने वाली है। और जितना तीसरी चीज़ की अगर बात करें तो हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, कोविड एक उसका एग्जाम्पल है, वेपन है वो एक तरीके का, आप सभी जानते हैं। तो आगे ऐसी बहुत सारी बीमारियां आने वाली है नॉर्मस, अगर आप तैयार नहीं हुए, आप इस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेट्स सी आगे क्या कुछ निकल कर आता है। मेरे हिसाब से ये 3 चीज़ें बहुत बदलाव लेकर आएंगी। थैंक यू सर, वेरी नाइस ओपिनियन। मतलब मैं कम्प्लीटली आई सेकंड टू दैट थॉट। आप आरजे हैं तो आपसे लोगों की बहुत मुलाकातें होती होंगी, आपकी शो पे लोग आते होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग, एनीथिंग विच इज़ फन,
या कुछ डिफरेंट है, तो वो अगर बताना चाहें, शेयर करना चाहें, कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस है तो वो भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। एक को देखकर नॉवल लिख दी थी यार 2017 में, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस वही था। अच्छा, वो आपके शो पे आई थी? वाह। सो सडनली आई गॉट अ कॉल, रात के 9:30 बजे मैं ऑफिस में था, एक कॉल आया, तो उसने अपनी स्टोरी बताई मुझे कि ऐसा ऐसा चल रहा है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो फिर मैंने उसे ऑफिस बुलाया, मैं उससे मिला, तो पता नहीं मुझे कहाँ से एक इंस्पिरेशन मिल गई। ऑब्वियसली बात है, लड़की आएगी तो इंस्पिरेशन मिलती है। तारुफ रखते हैं आप लोग इस बात से। तो मैंने उसके लिए लिखा और फिर से सारी चीज़ें हुई। तो एक तो वो पार्ट था। दूसरी चीज़ें होती हैं कि कई बार हम लोग बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं जो हम कंप्लीट करा पाते हैं। अभी हमारे 3 फ्लाईओवर्स हैं, संतोषी नगर और पचपेड़ी नाका एंड ऑल। तो इट वॉज 2020 नवंबर में मैंने 26 डेज़ का इनिशिएटिव लिया और वहाँ की 70 मतलब ऑल दो पूरी लाइट्स वहाँ पे बंद थी, कभी भी एक्सीडेंट हो जाते थे तीनों फ्लाईओवर पे अगर आप 2020 में जाएंगे। तो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि हमें इसकी पूरी लाइट जलानी है। तो 26 दिन तक मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक पे शो किया, बहुत मोनोटोनस भी था, लेकिन 26 दिन तक वो चीज़ें चली। और 27वें दिन कई सारे लोगों के ट्रांसफ़र हुए, जो इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ रेडियो का होता है। लेकिन हाँ, आज की डेट में वहाँ 70% लाइट हम लोगों ने जलवा दी है। तो जब आप उन फ्लाईओवर से गुजरेंगे तो 70% आपको रोशनी मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे वाक़या होते हैं, क्योंकि देखो आर्जिंग इज़ मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार आप सिर्फ बोल कर और गाने प्ले करके नहीं जा रहे हो। आज की डेट में बहुत सारे ऐप्स हैं कि लोग आपको क्यों सुनेंगे। जियो ने तो पूरी दुनिया खड़ी कर दी है, जियो सावन से लेकर गाना.com सारी चीज़ें। बट आप किस तरीके से लोगों को रिलेट कर पाते हैं उनकी लाइफ के साथ में। और रेडियो इज़ 1-to-1 मीडियम। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि यार अगर आप 7 बजे सोकर उठे और आज आपका बहुत रोमांटिक फील है और उस समय मैंने गाना प्ले कर दिया कि गज़ब का है दिन बड़ा, तो आप उससे रिलेट करने लग जाएंगे यार कि यार ये तो मेरी चॉइस जानता है। तो म्यूज़िक पॉलिसीज़ इसे कहते हैं कि हम किस तरीके से, हमें पता है कि 7 बजे इंसान को क्या सुनना होता है, फिर 11 बजे क्या सुनना होता है। अब 7 बजे अगर मैं मुन्नी बदनाम चला दूंगा तो कोई मुझे सुनेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यार ये कैसा बंदा है यार, ये अभी तो लाइट मूड है, सो के उठाऊँ मैं। लेकिन उस समय अगर मैं उसे थोड़ा थोड़ा जगाऊंगा, मैं कोई रोमांटिक गाना मैं उसे प्ले करूँगा उसके लिए, तो वो आएगा। फिर 8:30-9 के बाद जब ऑफिस के लिए आप लोग तैयार होते हैं, आपको जाना होता है, गाड़ियों में सुनना होता है, उसके बाद हम मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई, सारे गाने प्ले कर सकते हैं ताकि लोगों को थोड़ी सी एनर्जी मिले। और रेडियो की तासीर बिल्कुल अलग होती है। आप सबको लगता है कि जस्ट हमारी जो जॉब है सिर्फ गाना प्ले करने की, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें बैठनी होती है। अगर मेरा शाम का 5 से 9 का शो है तो मैं 4 बजे के आसपास बैठता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ कि आज किस टॉपिक पे बात करनी है, कौन सा एक्सपर्ट मेरे साथ जा रहा है। अगर आज मुझे ये मुद्दा उठाना है तो उसका एक्सपर्ट होना चाहिए, और मुझे किन किन लोगों से बात करनी है, क्या मिमिक्री लेकर जानी है, क्या टॉपिक उठाना है। रिसर्च सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आज 30 है ना दिसंबर, अगर आज मैंने बोल दिया कि 1 जनवरी है, लोग मान लेंगे एक बारी को रेडियो पे कि आज 1 जनवरी है। लेकिन जब वो दोबारा रिकॉल करेंगे, अब यार ये कैसा है यार, आज तो 30 दिसंबर इसने 1 जनवरी बोल दिया, वो आपकी छवि थोड़ी सी ख़राब कर देगी। इसलिए जब आप रेडियो पे जाते हैं, कई सारे ऐसे टॉपिक हैं, अगर मेरे को नहीं मिलता है तो मैं उसे ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन जब तक उसके बारे में आप इत्मीनान से पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए एक हीरो, उनको पता है कि यार आज मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, आज मैंने न्यूज़ चैनल नहीं देखा, रेडियो पे ये बोल रहा है तो एकदम सही बोल रहा होगा। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ऑडियंस क्वेश्चन ओपन करेंगे। इससे पहले जस्ट एक स्मॉल क्वेश्चन आपके आंसर से रिलेट करते हुए, आपने रेडियो के बारे में बात किया। मेरा ये सवाल था कि रेडियो, आई डोंट नो, इज इट अ रॉन्ग स्टेटमेंट टू मेक दैट इट्स अ डाइंग आर्ट, इट्स अ डाइंग प्लेटफॉर्म ऑल्सो? मतलब मुझे लगता है कि आज के ज़माने में रेडियो बहुत कम लोग सुनते हैं। अगर हमको गाने सुनने हैं तो मैं स्पॉटिफाई खोल लूँगा, मेरे पास गैजेट्स हैं, मैं आई यूज़ इट डाउन। कितने लोग FM सुनते हैं, और फिर वो कैसे कनेक्ट करते हो आप ऑडियंस से? हाउ डू यू कनेक्ट, हाउ डू यू नो दैट दीज पीपल आर लिसनिंग टू इट, एंड डू दिस यंगर जनरेशन, मे बी ओल्डर ऑल्सो, आर दे लुक आफ्टर FM और समथिंग लाइक दैट? राइट। सो आज से 6 साल पहले जब पेटीएम लौट कर आया था, पेटीएम आया जब नोटबंदी हुई, उसके बाद सारी चीज़ें डिजिटल हुई। उस समय बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्शन करी थी कि अखबार बंद हो जाएंगे आगे चल के। लेकिन आज 10 साल हो गए, क्या अखबार बंद हुए? आप डिजिटल न्यूज़ पढ़ते हैं, लेकिन जो संतुष्टि आपको अखबार में मिलती है या जो अपनापन आपको अखबार में मिलता है, तो वो शायद आपको कहीं नहीं मिलता। तो अखबार कभी ख़त्म नहीं होगा। सेम रेडियो मैं बिल्कुल मानता हूँ। 2016 में मैं जिस ब्रांड में था, हमने जियो को लॉन्च किया, 17 शहरों में हमारा ब्रांड हुआ करता था। जियो आया, उसने सब कुछ हमें फ्री में दे दिया। लेकिन रेडियो अभी भी, मतलब आई थिंक इट्स मैं कहना चाहूँगा कि इट्स एन ग्रेवयार्ड, लेकिन डाइंग मीडियम नहीं है, क्योंकि हम डिजिटल पे आए कोविड के बाद। आज जो भी मैं हरकतें करता हूँ हम डिजिटल पे डाल देते हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। हाँ, एक चीज़ें मैं बहुत मानता हूँ कि
हमारा जो शहर है इसमें ड्राइव टाइम बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, एज़ कम्पेयर टू मुंबई। यहाँ पे ड्राइव टाइम बहुत कम है, तो आपने 2 गाने सुनने होते हैं, उसके बाद आप अपने ऑफिस पहुँच जाते हैं, या हार्डली आप 40 मिनट्स ट्रैवल करते हो तो 3 गाने आएंगे। लेकिन हाँ, ये मीडियम कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि लगातार इसके पीछे स्ट्रेटजीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जैसे आप लोग पॉडकास्ट सुनते हैं बहुत सारे ऐप्स पे, हम रेडियो पे पॉडकास्ट लेकर आए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारा मीडियम डाइंग हो जाएगा। पॉडकास्ट चलते हैं उस पर, फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजी के इतने सारे शोज़ होते हैं। जो सारी चीज़ें आप लोग पॉडकास्ट में सुन पा रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लोग रेडियो पर अब लेकर आए हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमने शुरू करी हैं, जैसे कहानियाँ आप लोग बहुत सुनना पसंद करते हैं, इनमें सारे बहुत सारे एफएम्स हैं जिनके मैं नाम नहीं लूँगा, तो सेम हम पैटर्न हमने रेप्लिका किया कि हम अपने स्टेशन में लेकर आए। हाँ, लोग कम हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों की कॉल्स आती है। और आज की जनरेशन तो किस तरफ जा रही है वो तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर फॉर द आंसर। ऑडियंस की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं प्लीज, एनीवन। ये हमारे ऑडियंस से जो बैठे हैं, आई विल पास ऑन द माइक। सर, मैं एक चाहूँगा कि आज हमारे बीच में एक बर्थडे बॉय है। हाँ हाँ, आपके रेडियो एंकरिंग के हिसाब से एक छोटा हु इज द बर्थडे बॉय? आप है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे। नाम क्या है आपका? पीयूष वर्मा। अब एज तो पूछ नहीं सकता, गलती हो जाएगी मुझसे। आपने मेरी पूछ ली तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा ना। तो पीयूष वर्मा जी, आपको किस स्टाइल में विश करना है आप बताओ। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। अच्छा, रेडियो पे कर दूँ? ठीक है, तो कर देता हूँ मैं। अब रेडियो की फ्रिक्वेंसी ऑन ही। ऑलराइट, आप सुन रहे हैं एफएम तड़का को। मैं हूँ आपके साथ आरजे नरेंद्र, और एक सर्द भरी शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हल्की सी मुस्कुराहट इस वक्त पीयूष वर्मा के चेहरे पर है, क्योंकि आज वो अपना बर्थडे मना रहे हैं। लेकिन मैं उनसे जानना नहीं चाहूँगा कितने साल के हो गए हैं, क्योंकि मुझे उनके एफडी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और स्टील मिंट की तरफ से उनको ढेरों शुभकामनाएं। आप जिंदगी में ऐसे आगे बढ़ें, और अगर आप कुंवारे हैं तो सिंगल से मिंगल हो जाए, मिंगल है तो ट्रायंगल हो जाए, ट्रायंगल है तो रेक्टेंगल हो जाए। लेकिन हाँ, पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गई है, जरा ख्याल रखिएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत वेरी नाइस। इसी से अगर मिलता जुलता कोई सवाल, कोई सिचुएशन देना चाहता है सर को। सर, कोई टिप्स बता दीजिए। जो आप वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, हाँ, बहुत अच्छी वॉइस मॉड्यूलेशन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सीरियसली एफएम सुन रहे हैं। प्लीज। यस। अब तो एक्सरसाइज नहीं करता, टाइम नहीं मिलता टू बी ऑनेस्ट। जैसे सिंगर को रियाज़ करना पड़ता है, मैंने भी बहुत साल रियाज़ करे। मेरे फादर, चूँकि उनको गाने का बहुत शौक था और वो लिखा करते थे, तो अनुलोम विलोम करते थे हम लोग काफ़ी टाइम तक। फिर बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज की, अखबार होता है तो उसे हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे, ताकि वर्ड का मॉड्यूलेशन आपका वो आ सके। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप अपने आप से बात करो शीशे में खड़े होकर। मैं जब स्ट्रगलर था अपनी लाइफ में, स्ट्रगल तो हमेशा रहता है, आज भी है, लेकिन स्ट्रगल की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गई है। तो मैं छत पे होकर एज्यूम करता था, क्योंकि जिस तरीके से आप एज्यूम करते हैं ना अपनी पावर को, मैं करता था कि पूरा देश मुझे सुन रहा है और मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ से प्रैक्टिस हुई। इसके बाद शीशे में खड़े होकर आप मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो अखबार होता है उसको आप चिल्ला चिल्ला कर पढ़ें। उससे क्या होता है, मॉड्यूलेशन हो गया, और अनुलोम विलोम होंगे, सारे गामा की जो सुर होते हैं उससे प्रैक्टिस करें। फिर एक एक्सरसाइज हम लोग करते थे कि पानी गले में रखकर, और हम लोग फिर ऐसे करते थे, और वो ठंडा पानी होता था। उससे क्या है, गला थोड़ा सा वो होता है, थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट होता है। और इसके अलावा अपने शुरुआती दिनों में मुलेठी आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो शायद अब तो पता नहीं मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन शुरुआती दिनों में मुलेठी का बहुत इस्तेमाल किया। और काफ़ी सालों से मैंने आइसक्रीम छोड़ी हुई थी, क्योंकि बहुत जल्दी इम्पैक्ट करता था। लेकिन उसके बाद उसका नुस्खा पता लगा कि आप अगर आइसक्रीम खा लेते हैं और आपको लगता है कि गला थोड़ा सा ख़राब होने वाला है, तो नॉर्मल पानी आप पी लेंगे, तो उसके बाद आपका गला डैम श्योर ख़राब नहीं होगा। तो अनुलोम विलोम में सबसे बेस्ट है। रियाज सुरों का करते हैं, गाने गाते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। बट हाँ, अब टाइम नहीं मिलता, प्रैक्टिस का बिल्कुल नहीं कर पाता, वो मेरा थोड़ा सा ड्रॉबैक है, क्योंकि सवेरे उठते साथ इतनी सारी चीज़ें कर रहे होते हो आप, तो फिर टाइम थोड़ा सा मिल जाता है। लेकिन हाँ, डेली आप सभी मेडिटेशन ज़रूर करें। मेरा ये मानना है कि मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हील करता है। आप में से कितने लोग करते हैं मेडिटेशन यहाँ पे? बस। सो इट्स जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि आज की जो हमारा आज का जो सिनेरियो लाइफस्टाइल है, मेडिटेशन नहीं करेंगे थॉट्स को आप किल नहीं कर पाएंगे। इतने ज़्यादा ओवर थिंकर हम लोग हो गए कि मतलब अगर हम ओलंपिक में जाए तो ओवर थिंकिंग में हम लोग मेडल लेकर आ जाएं, वो भी गोल्ड मेडल। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेडिटेशन करें। इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट।
आपको फ़ायदा मिलेगा, एकदम से नहीं मिलेगा, लेकिन चीज़ें होंगी, त्राटक कर सकते हैं आप। मेरे कुछ टाइम पहले मैं स्पेक्स पहनता था -0.50 का, फिर मैंने त्राटक करना शुरू किया है अभी, और मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है अभी स्पेक्स की, मैं पहनता ही नहीं। तो ये चीज़ें आपको बहुत हील करती है अंदर से। जितने स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग होंगे, वो कहीं ना, आप, मुझे ऐसा लगता है कि फिलोसफिकल बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन स्पिरिचुअल होना आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाता है। आपके चेहरे पे एक चार्म होता है और आप बहुत अलग फील करते हैं। एक मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है मेरे को। एक्चुअली रेडियो के सामने कोई नहीं बैठा है, हाँ, बट वो आपकी जो एनर्जी और आप कैसे डिलीवरी करते हैं, बिकॉज ऑडियंस के सामने आदमी देख के उनके एक्सप्रेशन से और भी अपने आप को जोश ला सकता है, या कई बार डाउन भी होता है, बट आपकी एनर्जी और जो ऑडियंस सिर्फ आपकी आवाज़ से इम्प्रेस है, तो वो हाउ यू डू दैट? मैंने इससे पहले एक शब्द बोला था, इमेजिनेशन, और मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो 1-to-1 मीडियम है। मैं मास के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जने के लिए काम कर रहा हूँ। अगर सुमित सर मेरे साथ है या ओपी सर मेरे साथ है तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो ये 1-to-1 मीडियम है। इसके अलावा बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने एक मिरर लगा होता है, जिस पे हम जब शो कर रहे होते हैं तो अपने आप को देख पाते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को जज कर पाते हैं। वरना इंसान जाहिर सी बात है बोर हो जाएगा वो, और वो भी इतने साल के करियर में। लेकिन रेडियो एक ऐसी चीज़ है आपको बोर नहीं होने देती है। हमारे सामने एक मिरर लगा है, और अगर किसी की डेथ की खबरें आ रही हैं कि फलाना ढिमकाना की डेथ हो गई, और मैं बड़ा चॉपिंग मूड में हूँ, तो फिर मैं शीशे को देखते हुए बोलूँगा कि मेरे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, क्योंकि लोग सिर्फ मुझे मेरे एक्सप्रेशन से जज कर रहे हैं। फिर अगर कोई हैपनिंग न्यूज़ है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, मतलब कहानी और किस्सों में बोल रहा हूँ अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, तो उसके बारे में चीज़ें करना। लेकिन हाँ, एक ड्रॉबैक बोले या हमारा काम बोले, त्योहारों पे छुट्टी ना के बराबर होती है। ठीक है, वर्ल्ड कप हो जाए तो हमें लगता है कि हमारी शामत आ गई है, स्कोर अपडेट्स करने हैं, सारी चीज़ें करनी है। दिवाली के दिन हम लोग बैठ के, अब लकीली क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, तो हमारे घर पे सेटअप मैंने बना रखा है। तो उसके बाद क्या होता है कि अब थोड़ा सा ईज़ है लाइफ है मेरी, नहीं तो पहले स्टूडियो जाना पड़ता था बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो दिवाली थी, तो फिर बहुत से डिस्कस किया, तो सब लोग दिवाली मना रहे थे, हम इंडिया और हॉलैंड के मैच का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि यार हॉलैंड ने इतना खेला, नीदरलैंड्स ने इतने बना लिया रन, ये बना लिए। तो टेक्नोलॉजी आने के बाद बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली कोविड में बहुत ड्रॉबैक्स आए, लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि मैं अपने साथ सारी चीज़ें कैरी करता हूँ। और अगर मुझे शो करना है, मैंने कार को बंद किया, मैंने लैपटॉप ऑन किया, मैंने मेरा माइक सेट किया, मैंने मेरा सॉफ्टवेयर फीड किया, और उसके बाद सारी चीज़ें मैं कर देता हूँ। तो ये अब थोड़ा सा ईज़ हो गया है। और हालांकि आप जो काम पैशन से करते हैं तो फिर आप बोर होने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी लगता है यार छुट्टी नहीं मिलती यार, लेकिन फिर लगता है चलो यार, जो आपने चूज़ किया है आप रिग्रेट कभी मत करो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। अगर कोई ऑडियंस में से एनीवन इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, कोई पूछ लो यार। क्या बोल रहे हैं? आई थिंक उधर से किसी ने बोला नेटफ्लिक्स के जाने के लिए क्या प्रोसीजर है? यार प्रोसीजर तो कुछ भी नहीं है, बस मैं इतना बोलूँगा कि ऑडिशन देते रहो, किस्मत लग जाएगी। और बेसिकली क्या है कि मैं 2013 से मुझे एक्टर बनना था, लेकिन बाद में जब छत्तीसगढ़ में 2016 में हमें रणजी ट्रॉफी की मान्यता मिली, बीसीसीआई से अप्रूव्ड हुआ हमारा पूरा बोर्ड, तो मैं पैनल में गया था कमेंट्री करने के लिए कि मुझे कमेंट्री करनी है। उन्होंने बोला यार तू पहले खेला हुआ, थोड़ा सा खेल ले। तो फिर क्रिकेट को मैंने फ्रंट में लेकर आया मैं अपनी जॉब के साथ, और मैंने एक्टिंग को थोड़ा साइड रख दिया। लेकिन फिर कोविड आ गया, तो फिर मैंने मेरा पहला गाना रिलीज़ किया। ऐश्वर्या पंडित ने गाया उस गाने को, बॉलीवुड के सिंगर है बहुत बड़ी, अभी अरिजीत के साथ उनकी एल्बम आ रही है, हमारे शहर से ही है। फिर उसके बाद दूसरा एल्बम आया, लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर लकीली मैं ऑडिशन के लिए नहीं था, मैं किसी से, मतलब कोई हमारे ऑफिस में कोई गेस्ट आया हुआ था, थैंक्स टू गौरव सर, वो आए हुए थे, तो उन्होंने मेरा चेस्ट और पोस्टर चेक किया और बोले यार एक रोल है, करोगे क्या? मैंने कहा मैं कहाँ कर पाऊँगा यार, मैं मतलब एक्टिंग छोड़े हुए ज़माना हो गया। बोले यार मैं कॉल कर रहा हूँ और आप इतने टाइम पे वहाँ पहुँच जाना। तो लकीली मेरा कोई ऑडिशन नहीं हुआ, और 250 लोगों की क्रू मैं पहली बार फेस कर रहा था। क्योंकि अभी क्या होता है कि जब आप गाना शूट करते हैं 10 या 20 लोग होते हैं, और जब आप बड़ी सीरीज़ के लिए जाते हैं तो 250-300 लोग आपको मिलेंगे वहाँ पे, क्रू मेंबर्स, डायरेक्टर, पूरा साइलेंस होगा। तो मैं जब पहला टेक करने जा रहा था तो डायरेक्टर ने मुझसे एक ही चीज़ आकर बोली कि गौरव सर आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, और मुझे नहीं पता, मैंने एक्टिंग स्किल्स देखी नहीं है, लेकिन पहला शॉट आपको ऐसा देना है। इट वॉज अ मंथ ऑफ अप्रैल 2022 कि मतलब मुझे नहीं पता, आपको बहुत अच्छा देना है। और किस्मत ऐसी थी कि पहला रोल कर रहा हूँ उसमें भी मर रहा हूँ। पहला रोल मैंने किया, उसमें भी मुझे गोली लग रही है।
तो मैं जब गया वहाँ पर तो मैंने कहा कि सामने मेरी मौत खड़ी है और आप रियलिस्टिक में मतलब रियलिटी में आप कैसे फील करते हैं। मौत का भय हर किसी को होता है। अगर आज के टाइम पे कोई बोलता है कि वो मरने से नहीं डरता तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। जब सामने मौत खड़ी हो ना, और कोविड में हम सभी ने अच्छे तरीके से देखा है, तो फिर परफॉर्म किया वहाँ पर और पहला शॉट ही मैंने बहुत अच्छा शॉट दिया विद द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी, और पहले शॉट में मैं मर गया। ख़त्म कहानी। पहला सीन कर रहा हूँ, घर में आया, मम्मी बड़ी खुश हुई, कैसा शॉट, मैंने कहा 2 मिनट का रोल था और मैं मर भी जाता हूँ हीरो के हाथों। फिर ऑल ऑफ सडन उनका शेड्यूल पैक हो गया, मुझे ऐसा लगा कि अब कॉल नहीं आएगा। मैंने कहा यार एक सीन कर रहा हूँ यार, मैं सिर्फ एक सीन, वो भी 2 मिनट का। डायरेक्टर ने बोला नहीं इम्पैक्टफुल है, लोग पहचान लेंगे। मैंने कहा नहीं सर। फिर अचानक से उनका 1 नवंबर में कॉल आया कि हम अगला वो लगा रहे हैं, अगला शॉट लगा रहे हैं, हम रायपुर आए हैं, तो आपको ना मतलब मस्जिद में आना है और वुज़ू करना है, सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि उस समय मैं एक मोमेडन कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो वहाँ के बाद उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी कि मस्जिद में एंटर कैसे करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो जयस्तंभ चौक के पास एक मस्जिद है बहुत बड़ी सी, वहाँ पे जाके हमारा शूट था और बहुत सारी जनता जनार्दन वहाँ पर थी। और सबसे पहला दोबारा जब शॉट लगा, मैं ही शॉट कर रहा था पहले, तो फिर मैंने उनके तौर तरीके सीखे कैसे होते हैं, क्या होते हैं। फिर वहाँ से शॉट किया। फिर एक मेरा बाहर का सीन आया। एक सीन में मैं कभी नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन एक्टिंग के लिए आपको सब कुछ करना पड़ता है। एक सीन में मैं चिकन काट रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वेब सीरीज़ में एक गुंडे का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो मैं चिकन काट रहा हूँ दुकान पे। तो सोचिए वो सीन मैंने कैसे किया होगा, क्योंकि मैं किसी को मरते हुए देखना नहीं चाहता। तो मेरे लिए फिर सारी चीज़ें बहुत टिपिकल थी, बट अब बिगिन एक्टर आपको वो सारी चीज़ें करनी होती है स्क्रीन पे जो आपको समय दिया जाता है। और नेटफ्लिक्स की बात रही तो फिर काम करते रहो, ऑडिशंस देते रहो, होपफुली किस्मत साथ देगी तो आ जाएगा। और नहीं, अगर ज़्यादा पैसे हो तो प्रोड्यूस कर देना मेरे को, फिर ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द आंसर। तो प्लस टैलेंट भी होना चाहिए। टैलेंट तो यार नहीं, उनमें लग रहा है, जिन्होंने पूछा था उनमें लग रहा है। जिसने सवाल पूछा था आप में टैलेंट लग रहा है। ठीक है, तो अगर ऑडियंस एनी मोर क्वेश्चंस, आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछ लो यार, मैं इतनी एनर्जी लेकर आया हूँ। आप लोग लग रहे हो रात में नींद पूरी नहीं करी है ना। सैटरडे मॉर्निंग प्लीज़। अच्छा, लड़कों को वैसे भी नहीं पड़ती यार। हाँ हाँ डिसाइडेड था कि अमृता राव को हाँ हाँ कि नहीं मुझे इससे शादी करना है। हाँ हाँ तो पूरी प्लानिंग कर ली थी उन्होंने। राइट धीरे करके जाके लास्ट एटम में जाके उन्होंने प्रपोज किया। राइट। जैसे आपकी बातों से मुझे लग रहा है आपके पीछे से प्लानिंग है। यार प्लानिंग तो बहुत लंबी चौड़ी है। हेलो, आपका नाम क्या है? यार गुड क्वेश्चन, बट आपका क्वेश्चन हर्ट कर रहा है मुझे। इट्स पेनिंग। बेसिकली क्या है कि यार बिल्कुल है, प्लानिंग है। और अभी तो खैर इन चीज़ों से दूर, क्योंकि 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड में 3 साल बहुत गंवा चुका हूँ, और जब एक सबक मिला तो लाइफ में आगे बढ़ने का सीखा। और वो सबक मैं यहाँ बताना नहीं चाहूँगा, हर किसी की ज़िंदगी में आता है वो पल। तो बेसिकली ऐसा कुछ करूँगा तो आप इनवाइटेड रहेंगे, आप सभी आइएगा ज़रूर, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी बता दिए मैंने, पक्का आपको बताऊँगा, डेस्टिनेशन पक्का। खिलेश भाई ऐसा कुछ सोच रहे हो आप? ये बैचलर है? सॉरी, विकेट गिर गई आपकी। आपको कैसे आपको ये समझ में आया कि आपको लाइफ में आरजे ही बनना है? और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके वहाँ पे प्रमोशंस किस बेसिस पे होते हैं आपके ऑफिस में? कैसे प्रमोशन चाहिए आपको? कैसे मिलते हैं आप लोगों को? आप लाइफ में मतलब आगे कैसे बढ़ते Okay. हैं उसमें, Right. आपके प्रोफेशन में? पहले तो ये इतनी देर में समझ आ गया, मैं बहुत बातों नहीं हूँ, समझ आ गया होगा आप लोगों को। तालियां बजा दो यार। तो हमारी एक आदत है कि बोलने वाला इंसान, अब आप बोलने के अगर आपको पैसे मिले तो उससे बेस्ट आपका जॉब हो नहीं सकता। और रही बात प्रमोशन की, मैंने आरजिंग से शुरू किया, फिर मैं प्रोड्यूसर बना, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बना, प्रोग्रामिंग हेड बना। नाउ डेज आई एम मतलब मैं आरपीएच हूँ, रीजनल प्रोग्रामिंग हेड हूँ। मैं 4 स्टेशन देखता हूँ अपने इंडिया के, और इन सब की चीज़ें मेरी एक तासीर थी। मैं किसी भी कंपनी में अगर मेरा कभी इंटरव्यू होता है तो बोलता आरजिंग नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम्हें जितना काम कराना है करा लो, मैं आरजिंग नहीं छोड़ूंगा। बोलते कि यार डुअल प्रोफाइल हमारी कंपनी में अलाउड नहीं। मैंने कहा नहीं, तुम अपनी जॉब रख लो, क्योंकि मुझे बोलना बहुत पसंद है और लोगों को खुश करना बहुत पसंद है। और प्रमोशन की आपने बात करी तो ग्रेजुअली एक टाइम के बाद लोगों को लगता है कि आरजे खत्म हो जाती है। आप बहुत सारी चीज़ों में प्रमोशन, जैसे मैं आरजे के बाद प्रोड्यूसर बना, एक अप स्टेप होता है।
प्रोड्यूसर एक ऐसा बंदा होता है जो पूरी टीम को, आरजेइंग की टीम को हैंडल करता है, बेसिकली उनका कंटेंट डिसाइड करता है। फिर उसके बाद मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बना, एक स्टेप आगे। फिर मैं प्रोग्रामिंग हेड बना जो पूरे स्टेशन को मैनेज करता है, प्रोग्रामिंग की टीम को, सेल्स की चीज़ों को, सेल्स के जो एक्टिविटीज़ होती है उसको एग्जीक्यूट करता है। फिर उसके बाद अभी जब एक दिन मेरे ओनर का फ़ोन आया तो बोलते जूम मीटिंग। मैंने कहा नौकरी से तो नहीं निकाल रहे हो ना? तो बोले नहीं यार नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं। अब ओनर का सामने से फ़ोन है, मैंने कहा बता दो यार नौकरी से निकाल रहे हो तो दूसरी ढूंढ लूँगा। फिर उन्होंने जूम कॉल करी, बोला कि यार तेरे को ना रीजनल प्रोग्रामिंग हेड बना रहे तो 4 स्टेशन देख लेना। तो मैंने कहा नहीं मैं आरजेइंग करके खुश हूँ ना। बोलते अबे यार कैसा बंदा है भाई तू, आगे बढ़ा रहे तेरे को। मैंने कहा ठीक है आरजेइंग करते रहे लेकिन वो मत छोड़ना। पर ये सारी चीज़ें भी टैकल करनी है। ऑल्दो मैं म्यूज़िक की थोड़ी बहुत ठीक ठाक सी नॉलेज है, तो म्यूज़िक की हम लोग पॉलिसीज डिसाइड करते हैं कि कौन सा गाना कैसे करना है। इसे हम मूड मैपिंग बोलते हैं। मूड मैपिंग एक शब्द होता है रेडियो में, कि अगर आपके जहन में भी कोई गाना चल रहा है तो हमारी रिसर्च होती है कि हम उस गाने को कैसे प्ले करें। थैंक यू, आई होप रूबल गॉट आंसर। तो अगर अभी कुछ क्वेश्चन हैं किसी के, बिकॉज वी आर गोइंग टू रैप अप दिस प्रोग्राम नाउ, बिकॉज समय की थोड़ी कमी है सर, ठीक है? तो किसी के कुछ क्वेश्चंस, एनीवन? आप थोड़े हैरान परेशान लग रहे हो, पूछ डालो। आप ही से बोल रहा हूँ। लास्ट रुपेश, प्लीज। नथिंग। आर्थिक कार्तिक का मैंने मोटिवेशन हाँ। स्टोरीज बहुत सुना हुआ है, तो एक प्रकार से आप भी करते हैं इस टाइप का कुछ की? हाँ। तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और देखिए जॉनर अलग अलग की बात होती है। जैसे मेरा जॉनर है, मैं ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करता हूँ। मैंने इस साल करीब मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने 12 से 14 स्टेट्स ट्रैवल किया और छत्तीसगढ़ तो पूरा घुमा हुआ ही है। तो मैं छोटे छोटे से ब्लॉग्स बनाता हूँ कि आज मैं आपको ले चलता हूँ शिरडी साईं बाबा के मंदिर, या आज मैं आपको ले चलता हूँ नासिक की इस जगह पे, या आज मैं आपको ले चलता हूँ दंतेवाड़ा। तो वो मेरा जॉनर है। सबका जॉनर अलग अलग होता है और मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स आप फ्री का ज्ञान अगर किसी को बांटोगे तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हो जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई ज्ञानी है, ज्ञान सबके पास है। और आज की जनरेशन इतनी फास्ट हो गई यार, किसी को मतलब नहीं है, सबको लगे यार मेरे पास ज्ञान है, क्यों ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, अगर वो ज्ञान आपसे रिलेटेबल है, आपकी लाइफ से रिलेट कर रहा है। मोटिवेशन किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके सामने कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, वो 24 घंटे बैठा दिया जाए तो शायद आप बोर हो जाओगे उससे। और एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका नाम नहीं लूँगा, कोविड में उन्हें भी डिप्रेशन आ गया था। ठीक है, सो we'll wrap up the program for today. Thank you Naren ji very much for coming on the show and talking about your life experiences. बहुत अच्छा